नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आईएमए और झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ का बड़ा फैसला सामने आया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर आईएमए और झांसा की कड़ी आपत्ति जाहिर की है। आईएमए ने राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया है। 20 अगस्त से बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करने का ऐलान किया गया। कहा यह डॉक्टरों को परेशान करने वाला फैसला है। इमरजेंसी सेवा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस संभव नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन से बात करेंगे डॉक्टर। भविष्य में हड़ताल पर भी जाने की घोषणा की गई है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। बायोमेट्रिक पर घमासान लगातार जारी है और इस पूरे मामले में अब आईएमए और झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने बड़ा फैसला लिया है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर आईएमए और झांसा की कड़ी आपत्ति सामने आई है। आईएमए ने राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया। 20 अगस्त से बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करने का ऐलान किया गया। कहा यह डॉक्टरों को परेशान करने वाला फैसला है। इमरजेंसी सेवा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस संभव नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन से डॉक्टरों ने बात करने की बात कही है। भविष्य में हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी गई है। तो बड़ी खबर रांची से इस वक्त की बता रहे हैं आपको। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का अगले 20 तारीख से बहिष्कार करेंगे झारखंड के समस्त सरकारी चिकित्सक। हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि हमारे कुछ क्लॉज नहीं मान लिए जाते। जैसे कार्मिक विभाग के आदेश में स्पष्ट है कि यह जो आदेश है वो सभी विभाग के सभी सरकारी कर्मियों के लिए लागू है, तो केवल चिकित्सक और शिक्षक ही क्यों। झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिनेरियो है, आपके पास चिकित्सक नहीं है, आपके पास चिकित्सा कर्मी नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वैसे स्थिति में अगर आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप संशोधन नहीं लाएंगे तो आप जो आपका ये जो हमेशा वक्तव्य आता है कि मैं कृत संकल्प हूँ अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के लिए, वो बेबुनियाद है, वो कभी होने नहीं जा रहा है। और झारखंड में सितंबर महीने में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हड़ताल पर जाएंगे। इसकी घोषणा झारखंड फेयर प्राइस डीलर्स फेडरेशन ने कर दी है। पीडीएस दुकानदारों ने राज्य सरकार को अपनी मांगों को लेकर 1 महीने का अल्टीमेटम दिया। दुकानदारों की मांग है कि उनका लंबित कमीशन का भुगतान जल्द किया जाए और सर्वर को दुरुस्त किया जाए। साथ ही 4G व्यवस्था को अविलंब लागू करने की मांग की गई है। इसको लेकर फेडरेशन अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने कहा कि हम भूखे पेट रहकर आखिर कब तक करोड़ों लोगों का पेट भरेंगे। अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हड़ताल पर जाने को हम बाध्य होंगे। हड़ताल की बात हम तभी करते हैं जबकि हमारा पेट खाली रहता है और हम भूखे पेट राज्य के करोड़ों जनता की सेवा के लिए हमको बाध्य कर दिया जाता है। सर्वर राज्य में रहता नहीं, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक सर्वर नहीं रहता। हम प्रतिशत नहीं देखेंगे कि हमारा वितरण कितना प्रतिशत हुआ। उस प्रतिशत को पुराने के लिए हमारे साथ क्या क्या घटना घटी और हमको कितनी गालियां सुननी पड़ी, कितना जद्दोजहद करना पड़ा, यह भी हमें देखना होगा। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले हैं गुलाम अहमद मीर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी मुलाकात की है। झारखंड के विकास समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में यह मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन से मिले हैं राजेश ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के विकास पर चर्चा की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। रणनीति किस तरह से बनाई जाएगी उसको लेकर यह मुलाकात की गई। दोनों तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मिले हैं। साथ ही साथ गुलाम अहमद मीर ने भी यह मुलाकात की है। दोनों ही नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और उसको लेकर किस तरह से रणनीति बनानी है, आगे क्या राजनीतिक का मुद्दे रहेंगे, उसको लेकर यह चर्चा की गई, मंथन किया गया। लगातार हम पार्टी के डिफरेंट फोरम्स में जो मंथन कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो सरकार उथल पुथल होने की वजह से डिलेड हुई थी, जो फैसले लेने थे,
तो उसको लेकर थोड़ा सा आज इनको सेंसिटाइज किया और ऑलरेडी वो एश्योर किया है जो हमने इश्यूज उठाए, जो पेंडेंसीज है। और बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करते हैं। इस बार चुनाव में कांग्रेस 33% महिलाओं को टिकट देने की तैयारी कर रही है। झारखंड दौरे पर आई महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा झारखंड दौरे पर हैं और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। अलका जी, बहुत छोटा सवाल लेकिन बहुत गंभीर और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कहें। बहुत बार आप लोगों ने कहा और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में तब से ये बातें हो रही 33% आरक्षण महिलाओं को, लेकिन राजनीति में और टिकट की दावेदारी में ये कब संभव होगा? देखिए, वो संभव इन्हीं चुनावों में हो सकता था। 2024 में महिला आरक्षण कानून की एक लंबी लड़ाई 2 दशकों तक आधी आबादी ने लड़ी। हम उसे जीतने में कामयाब हुए। आरक्षण पास हो गया, कानून बन गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। अब हमारा ये था कि 24 में लागू होता तो 180 बहनें देश भर से महिला आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ती और देश की लोकसभा में पहुंच जाती। झारखंड का चुनाव है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। अगर ये यहां लागू हो जाता तो 33% महिला आरक्षण के तहत इन्हीं विधानसभा के चुनाव में महिलाएं आपको लड़ती हुई विधानसभाओं में भी पहुंचती हुई दिखती। लेकिन कानून आ गया, लागू नहीं किया जा रहा, तो ये धोखा है। कांग्रेस 33 नहीं 50% महिलाओं को झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में टिकट देने के लिए तैयार है। हमारे पास नंबर है। पर क्या दूसरे दल, भाजपा और दूसरे दल विश्वास दिलाते हैं कि वो उन सीटों पर महिला के सामने महिला उम्मीदवार ही देंगे ताकि जीत हार कुछ भी हो महिला विधानसभा में पहुंच? ये महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली सोच है। आप घुसपैठ रोकने में विफल हो गए। आपकी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, आप पूरी तरह से फेल हो गए। अब हम कहते हैं कि बांग्लादेश में जो आपत्ति आई है, जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, क्या सच नहीं है? आपने वहां की एक बड़ी कद्दावर नेता को यहां पर जो है आपने उनको लाकर रखा, किस आधार पर? मानवीय आधार। अगर आप महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं तो आप पूरी ताकत के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार झारखंड में हो सकता है कि 33% महिलाओं को टिकट मिले, उसमें आपका भी नाम शामिल हो सकता है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद अलका लांबा ने कहा कि 11 मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, जिसमें महिला आयोग के गठन से लेकर महिला थाने के गठन और महिलाओं को सशक्त बनाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य में महिलाओं के लिए शुरू की गई सम्मान राशि योजना को सीएम के प्रति आभार व्यक्त किया गया। अलका लांबा ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार मामले में हमारा जोर सिर्फ दोषी को सजा दिलाना नहीं, पीड़ित को न्याय दिलाना भी है। गठन की बात की, हम लोगों ने महिला थानों की बात की, हमने महिला पुलिस की भर्ती की बात की, तो उसके पीछे कारण यही था कि ये जो अपराध हैं, ये महिलाओं को न्याय मिल पाए, इनकी सुनवाई हो सके, जिसमें हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने की बात की है। और हमने ये वाली जो आप घटना बता रहे हैं, हमने ये भी कहा है हमारा ध्यान जो है पूरा आरोपी पर रहता है। हम विक्टिम को, पीड़िता को भूल जाते हैं, लेकिन अब हम पीड़िता को भी केंद्र में रखेंगे कि पीड़िता को हर तरह की कानूनी सहायता, आर्थिक सहायता, इलाज मिले और उसे न्याय मिले। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सभी विधानसभा क्षेत्र के विस्तारकों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति पर मंथन हुआ। इसके अलावा संगठन में निचले स्तर पर जो समस्या है उस पर चर्चा की गई। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। विस्तारकों का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। झारखंड में 81 विधानसभा है और पार्टी चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दोनों समय में हर लोकसभा के लिए और हर विधानसभा के लिए विस्तारक भेजती है। तो अभी सभी को जानकारी है कि हाल ही में विधानसभा का चुनाव यहाँ होने वाला है, तो झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विस्तारक का प्रशिक्षण चल रहा है और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद हर एक विधानसभा क्षेत्रों में इन विस्तारकों को लगाया जाएगा।
और झारखंड में किसानों के लिए अच्छी खबर है। इस बार लगातार हो रही बारिश के बाद सुखाड़ की संभावना खत्म होती नजर आ रही है। कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि लगातार हो रही बारिश से शुभ संकेत मिल रहे हैं। राज्य में अब तक 60% तक धान की रोपानी हो चुकी है। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में ये देखते हुए अभी की स्थिति देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग सुखाड़ की परिस्थिति से बाहर निकलने के कगार पर हैं। लेकिन हम लोग सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए जल्दी रिपोर्ट भेजना चाहते थे, क्योंकि कई जिले बाहर हो गए थे, कुछ सीमित जिले थे जो उसमें सुखाड़ की परिस्थिति में रहते हैं। तो हम लोग 14 तारीख के आसपास एक रिपोर्ट जरूर बनाने का काम करेंगे और उसके हिसाब से ही आगे का काम होगा। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। कांके प्रखंड में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आदिवासी जमीन पर कब्जे का यह पूरा मामला जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद कर्मा उरांव ने SC/ST थाने में शिकायत दी है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने भी शिकायत दर्ज कराई है। हेमंत बिस्वा शर्मा से पीड़ित मिले। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्मा उरांव को भरोसा दिया है कि वह अपने अगले दौरे में उनके परिवार से मिलने उनके गांव जाएंगे। अमर बाउरी ने DC और SSP को पत्र भेजा है। कार्रवाई की मांग की गई है। कल कर्मा उरांव और बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल DGP से भी मुलाकात करेगा। मुस्लिम समाज पर तकरीबन 10 एकड़ जमीन पर कब्जे का यह पूरा आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आदिवासी जमीन पर कब्जे का पूरा मामला जिसमें अब बीजेपी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुस्लिम समाज पर कब्जे का पूरा आरोप लगा है, जिसको लेकर अब एक्शन शुरू हो गया है। तकरीबन 10 एकड़ जमीन है जिस पर कब्जे का यह पूरा आरोप लगा है। इसको लेकर पत्राचार किया गया है। और जामताड़ा के चंचला चौक पर जिला कुश्ती संघ के हॉकी और कुश्ती खिलाड़ियों ने तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की है। जिला कुश्ती संघ ने भारतीय हॉकी टीम को जीत की बधाई दी। इस दौरान महासचिव दीपक दुबे ने कहा कि हॉकी झारखंड के अध्यक्ष और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने हॉकी खेल को विकसित करने का काम किया। विशेष रूप से श्रेयस जो हॉकी इंडिया टीम के गोलकीपर्स हैं, उन्होंने जो अपना कमाल दिखाया है और उन्होंने जो अपना योगदान दिखाया है, सभी खिलाड़ियों को श्रेयस को देखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए कि एक दीवार के रूप में हॉकी इंडिया को इतना मजबूती के साथ हमें 52 वर्ष जो पिछले बार ओलंपिक में हम लोग कांस्य पदक जीते थे और इस बार भी हम लोग कांस्य पदक जीते। खबर बोकारो से है, जहां गोपालपुर गांव में खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक पक्ष के लगभग 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल शख्स ने बताया है कि जोरदार बारिश के कारण खेत की मेड़ टूट गई थी, जिसके बाद गांव के ही एक शख्स ने मेड़ तोड़ने का आरोप लगा दिया और कुदाल डंडों से हमला कर दिया। और नवाटिका आदमी को बुला के लाया। हमारे घर का जो भयाद है ना, वही बुला के लाया। उसका नाम है धीरेन महतो, कार्तिक महतो, देव कुमार महतो और महेंद्र महतो और क्या नाम है सुशील महतो। उन लोगों थी कुदाली से मारा है और तलवार टांगी था, उन लोगों के पास हथियार था। तो जमीन जोत लिया 10 दिन पहले, वो धान खेत मेरा रैती प्लॉट लिया हुआ जमीन, उसे माना के तो जबरदस्ती जोता। पिछले साल हमारे महिला लोग को पूरा मार देते ही सदर में ही ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन पुलिस थाना में कोई हम लोग कोई नहीं किया, जहाँ तो उल्टा हम ही लोग को केस कर दिया जो बाहर में खटते हैं। पानी से मेड़ फूटा हुआ था और जब हम लोग गए थे खेत देखने के लिए तो वो कुदाली और टांगी के साथ जाके हम लोग को मारने का शुरू कर दिया। कितना लोग था? उन लोग थे लगभग 10-12 आदमी थे। हम लोग लगभग 8 से 10 आदमी घायल हुए हैं। जो हमारा इमरजेंसी का रजिस्टर है उसका संधारण करने पे ऐसा ज्ञात हुआ कि जरीडी में जो गोपालपुर में जो मारपीट की जो घटना हुई है, वहाँ लगभग 7 लोगों को चोट लगी थी। 7 लोगों को सदर अस्पताल बोकारो लाया गया था, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर देखते हुए उनको बेहतर इलाज के लिए उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है और बाकी जो 5 लोग हैं अभी उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है।
और धनबाद में रानी बांध बाईपास रोड पर जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने बीजेपी विधायक राज सिन्हा से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने कहा है कि जल जमाव के कारण आने जाने में काफी परेशानी होती है। बच्चों को भी स्कूल आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले पर बीजेपी विधायक का कहना है कि नगर निगम और आयुक्त से बात की गई है, जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। वो पूरा पानी से भरा हुआ है, दोनों तरफ पूरा ब्लॉक है। कोई बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसी का कहीं कुछ काम होगा वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर जाना भी है तो जो 5 मिनट का रास्ता हम लोग को 25 मिनट में जाना पड़ रहा है। इसमें बच्चे लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। उन लोग का स्कूल जाने में लेट हो रहा है, उसके बाद ट्यूशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है। हर जगह से परेशानी। किसी को तबीयत खराब हो रहा है तो सोचिए कितना उतना दूर जाएगा तो ही वो कुछ कर सकता है, फिर भी नहीं हो रहा है। आज पूरी बस्ती उठ के मेरे पास आई थी, महिलाएं भी थी, सब लोगों ने बड़ा ही वेदना भरे स्वर में कहा है कि विधायक जी आप पर विश्वास है। हमने अभी बात किया डिप्टी डायरेक्टर से आईएसएम के, उन्होंने कहा कि सर पानी निकलवा दीजिए, हम लोग रोड बना देंगे, मेंटेनेंस का पूरा काम मेरा है, लाइट से लेकर के रोड का मेंटेनेंस करेंगे, झाड़ी कटा देंगे। लेकिन जो आरसीटी का जो काम करना है रोड पे नाली का, वो तो हमने नगर आयुक्त से बात किया, नगर आयुक्त के का फोन नहीं लगा तो उप नगर आयुक्त से हमने बात किया है। और खबर रांची से है, जहां एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। सदर थाना क्षेत्र स्थित जुमार नदी में बिहार के गया का रहने वाला छात्र पीयूष नदी में डूब गया। छात्र पास के लोगों और स्कूल प्रबंधन से मदद की गुहार लगाता रहा। बच्चे को बचाने के लिए स्कूल के गार्ड ने नदी में छलांग लगाई, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1:30 बजे रात में नदी के उस पार से बच्चे को बचाने के लिए कहा गया, लेकिन जब तक वहां तक पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि बच्चे को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ लगी हुई है। कॉल आया मुझे बीआईटी से कॉल आया कि भैया आपके घर के पीछे, मेरे को पहले बोला कि भैया आपके पास रस्सी होगा, तो हम बोले क्यों चाहिए, तो बोला भैया मेरा दोस्त हॉस्टल से भागा सो डूब गया है। तो हम बोले कहाँ पे, तो आपके जस्ट घर के पीछे। तो फिर हम बोले हम आ रहे हैं, तो फिर अपने पापा को हम बोले, तो पापा बोले चलो देखते हैं। जब तक गए तो वहाँ पे देखे कि चिल्ला रहा था, हल्ला हो रहा था, तो हुए तो वहाँ पे हलचल नहीं था कुछ। गए पहुँचे तो वहाँ पे वे बोल रहा था कि हमको बचा लीजिए, उसको बचा लीजिए, हमको डुबा दीजिए, हमको मार दीजिए, उसको बचा लीजिए। गए तो उस पर वो चिल्ला रहा था दोनों, और इस पर हम नदी के इस पार थे हम लोग, लेकिन वहाँ कोई हलचल पानी में दिखाई नहीं दिया। तो हम बोलिए पुलिस के केस है, एनडीआरएफ के केस, हम लोग कुछ उसमें नहीं कर सकते। फिर अपना पीसीआर लास्ट में हम लोग रहे 15-20 मिनट। फिर उधर से फिर मनन विद्या का जितने उधर भी कॉल किया हॉस्टल में, उधर से भी स्टाफ लोग आया है, और वह गार्ड भी स्विमिंग किया रात में, उतना बजे 2 बजे रात में तैर कर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चला, फिर निकल गया है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी। में जाकर बेच देते हैं। ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो पुलिस की पकड़ में नहीं आए। पकड़े गए आरोपी समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं। पिस्टल, देसी कट्टा और बंदूक, ये सब बरामद किए गए हैं हथियार तस्करों के पास से। मामला गया जिले का है, जहां पुलिस ने 3 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी चाकंद थाना क्षेत्र के चातरघाट कब्रिस्तान के पास से की गई है। गया पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर ये कार्रवाई की है। तस्करों की निशानदेही पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अबगिला मोहल्ले से एक मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ। फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस जब्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से हथियार बनाने वाले कई सामान भी जब्त किए गए हैं। गया पुलिस दूसरे गिरोह के सदस्यों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। ऑपरेशन एएसपी ने बताया कि गया पुलिस और एसटीएफ को जानकारी मिल रही थी कि चाकांद थाना क्षेत्र के चातरघाट के पास हथियार की सप्लाई हो रही है। इसको लेकर एक टीम बनाई गई और तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। गोपालगंज में भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की बरामदगी के बाद मुंबई से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कैलिफोर्नियम होने के संदेह की जांच के लिए यह टीम पहुंची हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच कुचायकोट थाने में परमाणु अनुसंधान केंद्र की टीम जांच में जुटी हुई है। बिहार एसटीएफ की जांच में यूपी का कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी के कुशीनगर के खजांची कुशवाहा का नाम सामने आया है, जिसने तस्करों को रेडियो एक्टिव पदार्थ दिया था।
फरार खजांची कुशवाहा के पास रेडियो एक्टिव पदार्थ कहां से आया, इसका खुलासा के लिए पुलिस टीम यूपी में छापेमारी कर रही है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में महिलाओं ने बड़का सयाल कोयलांचल में पूरे उत्साह के साथ सावन महोत्सव का आयोजन किया। महिलाएं हरे रंग की साड़ियां और चूड़ियां बिंदी लगाकर सावन के गीतों पर झूमती दिखी। महिलाओं ने बताया कि इस बार सावन में 5 सोमवार पल रहे हैं। सोमवार के दिन हम लोग मंदिर और शिवालय में जाकर जलाभिषेक भी करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा हम पर बनी रहे। ये सावन का महीना बहुत पवित्र महीना माना जाता है और इस बार 5 सोमवारी पड़ रहे हैं और बहुत उत्साह उल्लास के साथ हम लोग महिलाएं सब ग्रुप सब में मिलके हम लोग हरियाली सावन उत्सव मना रहे हैं और हम लोग ये महिलाएं मिलकर सभी सहेलियां मिलकर ये उत्सव मनाए हैं। ये आज यहाँ क्या क्या आयोजित हो रहा है? यहाँ हम लोग एक गेम खेलेंगे, डांस का प्रोग्राम भी है, उसके बाद एक दूसरे को मतलब सब एक। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।